फ्रेंड्स, आज हम कविता क्या है, कविता का स्वरूप एवं विकास पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। कविता क्या है? सुप्रसिद्ध समालोचक एवं चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। ठीक है, यह इसकी परिभाषा है। देखिए, उक्त परिभाषा के अनुसार इसकी क्या विशेषता है। कविता मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का एक साधन है। प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान, है ना, और यही उसकी उपयोगिता है। ठीक है। दूसरी विशेषता, कविता में भाव एवं कल्पना की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक है। कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात कवि जो अनुभव करता है उसको वह लिखने का प्रयास करता है। ठीक है। कविता के स्वरूप देखिए, कविता का बाह्य स्वरूप और कविता का आंतरिक स्वरूप। ठीक है। कविता का बाह्य स्वरूप, कविता के दो पक्ष हैं। कौन कौन से? अनुभूति और अभिव्यक्ति। किसके अंतर्गत? बाह्य स्वरूप के अंतर्गत। तो अनुभूति पक्ष का संबंध कविता के आंतरिक स्वरूप से है। ठीक है। और अभिव्यक्ति पक्ष का संबंध किससे है? बाह्य स्वरूप से। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। कविता के बाह्य रूप के निर्धारण में निम्नलिखित कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है। कविता की रचना जब हम करते हैं तो उसमें इन तत्वों का होना आवश्यक है, तभी कविता एक अच्छी कविता हो सकती है। ठीक है। जैसे लय, तुक, छंद, शब्द योजना, काव्य भाषा, अलंकार, काव्य गुण। ठीक है। इस प्रकार से एक अच्छी कविता में ये सभी गुणों का होना आवश्यक है। देखते हैं लय क्या है। ठीक है। लय, कविता में समान गति या चाल को हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। तुक, किसी कविता या गीत का कोई खंड जिसको हम कह सकते हैं, या कड़ी, ठीक है ना, या पद के चरण में अंतिम अक्षरों का परस्पर मेल। ठीक है। जैसे अंतिम में यदि माँ आ रहा है पहली लाइन में, तो दूसरी लाइन में भी क्या आना चाहिए? माँ आना चाहिए। ठीक है। इस तरह से। तीसरा देखिए छंद। छंद को हम विस्तार रूप से भी पढ़ेंगे। विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या, है ना, और स्थान से संबंधित नियमों को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसको हम विस्तार रूप से आगे हम पढ़ेंगे। शब्द योजना, कविता निर्माण में व्यवस्थित शब्दों का चयन ही क्या कहलाती है? शब्द योजना। कि हम जिस कविता की रचना कर रहे हैं तो उसमें अच्छे शब्दों का भी क्या होना चाहिए? समावेश होना चाहिए। अगला है काव्य भाषा। कविता में जिस भाषा का प्रयोग हो वह उसकी क्या कहलाएगी? काव्य भाषा कहलाएगी। ठीक है। अलंकार, कविता कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अर्थात कविता की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार को भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे एक अलग वीडियो के माध्यम से। ठीक है। काव्य गुण, काव्य गुण में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव, है ना, एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। रस को भी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। इस प्रकार से 7 गुण होना आवश्यक है एक अच्छी कविता में। ठीक है। अब दूसरा इसका देखिए, कविता का आंतरिक पक्ष। हम अभी बात कर रहे थे कविता के बाह्य स्वरूप की। ठीक है। आंतरिक पक्ष के अंतर्गत देखिए, कविता का आंतरिक पक्ष काव्य की आत्मा होती है। क्या होती है?
आत्मा होती है, रसात्मकता, अनुभूति की तीव्रता, भाव और विचारों का समावेश, ठीक है, तथा कल्पना की सृजनात्मकता से उत्पन्न सौंदर्य बोध का संबंध कविता के आंतरिक पक्ष से है, ठीक है। इसके अंतर्गत भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद अर्थात जिसको हम ध्वनि बोल सकते हैं, धुन बोल सकते हैं, ठीक है, सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य शामिल है, ठीक है ना, है ना। अब देखिए कविता के भेद, कविता के दो भेद हैं मुख्यतः, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ठीक है। दृश्य काव्य किसे कहते हैं? वह काव्य जिसमें हम आँखों से देखते हैं, है ना, जिसमें हम क्या कहते हैं, आँखों से देखते हैं और कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, तो वह किसके अंतर्गत होगा? दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य है जिसमें हम सुनकर आनंद की अनुभूति करते हैं, ठीक है ना, श्रव अर्थात सुनना। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने भी हैं, हम जिनको हम आंखों से देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वे सब किस में आएंगे? दृश्य काव्य में आएंगे। अगर इन्हीं को हम श्रव्य रूप में अगर आत्मसात करें या सुने तो वे किस में आ जाएंगे? श्रव्य काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद, मुख्यतः दो भेद हैं इसके, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ठीक है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीतियाँ। इसमें कई बार बहुत अंतर पूछ लिया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मुक्तक काव्य के अंतर्गत है पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, ठीक है। देखिए प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? साहित्य की एक विधा है, ठीक है। प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक, आदि अर्थात पूर्व से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं। गौण अर्थात जो आश्रित जिनको हम कहते हैं, ठीक है, बीच बीच में सहायक बन करके आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य, ठीक है। इसके अंतर्गत जो महाकाव्य है वह महाकाव्य किसे कहते हैं? देखिए महाकाव्य में जीवन की विशद अर्थात संपूर्ण व्याख्या होती है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त चरित्र वाला, धीरवीर, गंभीर होता है। महाकाव्य में श्रृंगार, शांत और वीर रस में से कोई एक रस की क्या होती है? प्रधानता होती है, ठीक है। शेष रस गौण होते हैं। शेष रस क्या होते हैं? गौण होते हैं अर्थात आश्रित होते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, ठीक है ना। इसमें कई खंडों में विभाजित होते हैं, अध्यायों में जिसको हम कह सकते हैं। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। इसे आप ध्यान में रखिए। इसके अंतर्गत देखिए रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास। तो रामचरितमानस को आपने देखा होगा कि 7 खंडों में विभाजित है, ठीक है ना। बालकांड, अरण्य, अयोध्या, इस प्रकार से, ठीक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित। अब देखिए आख्यानक कृतियाँ, महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न, ठीक है। पद्यबद्ध कहानी, जिसमें ऐसी कहानी जिसमें कविताएं भी सम्मिलित हों, का नाम आख्यानक गीति है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, प्रेम, बलिदान और करुणा आदि से संबंधित प्रेरक घटना प्रसंगों को कथा के माध्यम से प्रस्तुत या अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट व रोचक होती है। गीतात्मकता और नाटकीयता इसकी विशेषता है। इसके अंतर्गत देखिए झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और भी आख्यानक कृतियां हैं। अब देखिए मुक्तक काव्य।
कविता का वह प्रकार है जिसमें प्रबंधकीय ना हो, है ना, अर्थात नियमों से क्या हो, मुक्त हो। इसमें एक छंद में कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्य नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नियमों से पूरी तरह क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। जैसे देखिए, कबीर और रहीम के दोहे, मीराबाई के पद, बिहारी वृंद के दोहे, ठीक है। हिंदी के रीतिकाल में अधिकांश मुक्तक काव्यों की रचना हुई है, ठीक है। आगे देखिए, पाठ्य मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है, प्रसंगानुसार अर्थात प्रसंग के अनुसार भावानुभूति, भावों की अनुभूति व कल्पना का चित्रण होता है तथा किसी विचार या रीति का भी चित्रण इसमें होता है, ठीक है। गेय मुक्तक देखिए, इसे गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं, इसे गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। इसमें भाव प्रवणता अर्थात भाव की प्रधानता, ठीक है ना, या भावुकता जैसे बोल सकते हैं, सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता, ठीक है, जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी संक्षिप्तता, या जिसको हम कह सकते हैं कि कम शब्दों में अधिक बात कहना, संगीतात्मकता एवं लयात्मकता, ठीक है, की प्रधानता होती है किसमें, गेय मुक्तक में, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर बताइए, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताइए। इस तरह से अनेक प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने कविता क्या है, कविता का स्वरूप को देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।